मोबाइल मोबाइल से हाँ। मोबाइल से ये माइक नहीं अच्छा, लिया। मोबाइल से कनेक्ट किया हो। चलो खैर है, जी क्लास तो वो। मोबाइल पे भी आप ले सकते हो। तो हम अपना काम आगे करते हैं। हम इनलाइन सीएसएस कर रहे थे। इनलाइन सीएसएस आपको पता है कि ओपनिंग टैग के अंदर होता है। इसके बाद जी जो दूसरा सीएसएस आपके पास होता है वो होता है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस आपके पास विद इन अ फाइल होता है, यानी कि जिस फाइल के अंदर आपके पास एचटीएमएल होता है उसी फाइल के अंदर आप अपना सीएसएस कर सकते हैं। ठीक है ना। जी सर। तो हमने जो है बेसिक स्ट्रक्चर ले लिया अपना, और बेसिक स्ट्रक्चर लेने के बाद यहाँ पर हम इस सेक्शन के अंदर आ गए। तो इस सेक्शन के अंदर हमारे पास बॉडी है, और बॉडी के अंदर हमारे पास लेट्स से कि हम यहाँ पे लिखते हैं H1, और यहाँ पे लिखते हैं दिस इज इंटरनल सीएसएस क्लास, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं अपने काम को हम अपने पास, और जो है आपके फोल्डर में सीएसएस लेसन 2 के नाम से इसको हमने सेव कर दिया। तो सी ड्राइव में हम जाएंगे, और यहाँ पे अदील में ऑनलाइन क्लासेस में उस्मान गनी। ठीक है ना, तो ये आपके पास आ गया। अब इसको हमें डिजाइन करता है। तो डिजाइन करने के लिए इंटरनल सीएसएस में क्या होता है, हम टाइटल के अंदर भी इंटरनल सीएसएस कर देते हैं। डिजाइन करने के लिए क्या होता है कि आप हेड सेक्शन में देते हो स्टाइल का टैग। स्टाइल का टैग ओपन होता है और क्लोज होता है, और विद इन स्टाइल टैग आप लेट से H1 को डिजाइन कर रहे हैं तो H1 लिखते हो, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ जाके आप कह रहे हैं बैकग्राउंड कलर आपने येलो ग्रीन दे दिया, आपने कलर वाइट दे दिया, आपने जो है पैडिंग 10 px दे दी, आपने जो है टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दिया। ठीक है, इस तरह से आपने डिजाइनिंग कर दी कुछ। और डिजाइनिंग करने के बाद अगर आप इसको अब चेक करें अपने पास, तो ये ऐसे आपके पास आ गया। ठीक है ना, एक तो ये बात हो गई। तो ये हमने इनलाइन सीएसएस से नहीं, इंटरनल सीएसएस से किया। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज भी समझ लें साथ के साथ, कि जैसे ये जो स्पेस आ रहा है, ये स्पेस नजर आ रहा है आपको, जी है ना। ये जी स्पेस है, ये स्पेस है। ठीक है। और जब आप H1 वगैरह लिखते हैं तो उसमें भी एक बाय डिफॉल्ट स्पेस आ रहा होता है। तो ये जो स्पेस आ रहा है ये डिफॉल्ट स्पेस है, ये पहले से ही स्पेस आ रहा है, हमने नहीं दिया है। तो इस स्पेस को खत्म करने के लिए, इस स्पेस को, यानी कि जो पहले से स्पेस आ रहे होते हैं और H1 के अंदर भी स्पेस होता है, यानी H1 की हेडिंग आप लिखते हैं, एक हेडिंग लिखते दूसरी हेडिंग उसके नीचे दे, तो बीच में वो आपको स्पेस देगा। वो स्पेस डिफॉल्ट स्पेस से पहले से आ रहा होता है। तो डिफॉल्ट स्पेस खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे H1 के ऊपर करते हैं स्टाइल के अंदर स्टैटिक लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट देते हैं, और यहाँ लिखते हैं पैडिंग 0 px, और यहाँ लिखते हैं मार्जिन 0 px। तो बाय डिफॉल्ट जितनी भी पैडिंग्स हैं और मार्जिन हैं उनको हमने क्या कर दिया, 0 px। 0 px। उसका फायदा ये होगा कि देखो, देखो यहाँ वाला स्पेस भी चला गया, और ऊपर वाला स्पेस भी चला जी गया। तो जो चला डिफॉल्ट, गया। हाँ, डिफॉल्ट बॉडी के अंदर स्पेसिंग होती है, H1 के अंदर होती है, यूएल के अंदर होती है, बहुत सारे टैग के अंदर डिफॉल्ट पहले से स्पेसिंग मौजूद होती है, मार्जिन मौजूद होते हैं, पैडिंग मौजूद होती है, वो खत्म कर दी। अब सिर्फ जिसको हम देंगे मार्जिन पैडिंग वगैरह, उसी को मार्जिन पैडिंग लगेगी। समझ आ रही है बात। जी सर आ रही। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने ये बना दिया, हम इसी तरीके से देखो यहाँ पे जाते हैं, हमें एक और हेडिंग देनी है,
और वो भी लेट्स से कि H1 के अंदर देनी है, और यहाँ लिखते हैं हम दिस इज ऑल्सो H1 हेडिंग, ऐसे हमने लिखते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल एस करते हैं, F5 करते हैं, तो देखो ये भी आपके पास हेडिंग आ गई, बट ये भी वही कलर में आ रही है और उसी तरीके से बिल्कुल हमारे पास आ रही है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो है ना चेंज हो जाए, ये हेडिंग में दूसरे स्टाइल के अंदर देना चाह रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, लेफ्ट राइट मार्जिन देना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं अब क्या करूंगा कि अब प्रॉब्लम ये हो गई है क्योंकि ये भी H1 के अंदर ही और H1 ऊपर आपने डिफाइन किया हुआ है, तो इस पेज के ऊपर आप जितने भी H1 देंगे वो H1 उसी हिसाब से होंगे जो आपने ऊपर डिफाइन किए हुए। बात समझ आ रही है? जी सर। तब इसका हल क्या है? मुझे सवाल समझ में आया। ये जो नीचे वाली हेडिंग है ना, ये जो नीचे वाला है, दिस इज ऑल्सो H1 हेडिंग, इसका स्टाइल चेंज करना है, तो इसके लिए क्या करूं? इसके लिए वो जो डिफाइन किए ना अपने क्लास दे देंगे, या तो सही कह रहे हैं आप, क्लास बना लेते हैं, या तो क्लास दे दें या फिर इसके इनलाइन CSS के अंदर जाके चेंज कर लेते हैं। जी चेंज कर देते हैं, लेकिन हमने इनलाइन CSS नहीं करना, हमें क्लास देनी है। तो जी सर। इस वाले H1 को हम क्लास दे देते हैं, हम कहते हैं head1, ठीक है। और इस जी सर। head1 को हम कॉल करवा लेते हैं पहली वाली हेडिंग के अंदर, कंट्रोल एस, ठीक है ना। जी और दूसरे वाले के लिए हम एक और क्लास बना लेते हैं और उसका नाम देते हैं head2, और इसका बैकग्राउंड कलर हम क्लास को कॉल करने के लिए पहले डॉट लगाएंगे। क्लास को बनाने के लिए पहले डॉट लगाएंगे, कॉल करने के लिए क्लास लिखेंगे। क्लास को स्टाइल में बनाने के लिए डॉट लगाते हैं तो क्लास बन जाती है, हैश लगाते हैं तो आईडी बन जाती है। आईडी और क्लास एक ही तरीके से काम ओके करते हैं, सर। आईडी और क्लास एक ही तरीके से काम करते हैं। आईडी आप जब बनाते हैं जब आपको लगता है कि जो आप जो डिजाइनिंग कर रहे हैं वो पेज पे एक आध जगह ही इस्तेमाल होगी, एक से ज्यादा जगह इस्तेमाल नहीं होगी। क्लास आप जब बनाते हैं जब आपको मल्टीपल टाइम्स वो क्लास इस्तेमाल करनी होती है, ठीक है। तो head2 हमने ले जी लिया। सर। अच्छा, इसमें हम सर मार्जिन, का हैश का एक बार हैश का क्या कह रहे हो? हैश की समझ नहीं कि हैश को किस लिए यूज करते हैं। मैं बताता हूँ। जी ठीक है, एक और हमारे पास प्रॉपर्टी मौजूद है, टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन के लिए अंडरलाइन होता है, ओवरलाइन होता है जैसे, और नन होता है। तो लेफ्ट अभी राइट। हम नन ओवरलाइन लगा रहे हैं, और जी हम इसको हम कॉल कर लेते हैं तमाम चीजों क्लास को head2 के अंदर, ठीक है ना। जी तो ये आपके पास heading 2 यहाँ पर इस तरीके से आ गई है, समझ रहे बात। तो ये हमने अलग क्लास ले ली। अब लेट से कि हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद हम H2 के अंदर मजीद कुछ काम करते हैं।
CSS इज फॉर स्टाइलिंग आ वेबसाइट, ठीक है ना। तो CSS से हम क्या करते हैं, वेबसाइट की स्टाइलिंग करते हैं। और लेट्स से कि यहाँ पर भी हमें जो क्लास लेनी है वो हेड 1 वाली लेनी है, तो इसको भी हम इस तरह कर लेते हैं। चेक करेंगे तो ये इस तरह आ गई। अब चूंकि ये हमने H2 में लिए इसलिए हेडिंग का साइज छोटा है। बाकी बिल्कुल इसके अंदर तमाम वही चीजें हैं जो हमने H1 में इस्तेमाल की थी, तो ये बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। ठीक है। जी। इसी तरह से हमारे पास जो है, अब मैंने जैसे आपको बताया कि जो है, एक मिनट मुझे दीजिएगा जरा। जी। तो इस कोर्स के बाद मैं अभी बैठ अच्छा जी, तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्लास को आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं और करते हैं, जबकि आईडी को आप एक दफा यूज करते हैं। अब जैसे ये हेडिंग 1 है, हेडिंग 1 नॉर्मली जो होती है, जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है आपके पास, लेट्स से कि इस हेडिंग के अंदर हम फॉन्ट साइज भी दे देते हैं 25 px। इसको चेक करते हैं, ठीक है ना। 25 हमारे पास कम हो रहा है, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है सर। 35 कर देते हैं। ठीक है ना, 40 px सबने कर दिया। तो ये हमारे पास बड़ी हेडिंग है एक मौजूद है, और साथ साथ नीचे की भी हेडिंग बड़ी होती जा रही है। तो बहरहाल उसको हम चेंज करते हैं कि इसको हम बना देते हैं, आईडी बना देते हैं इसको हम। तो इसको आईडी बनाने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे लगा देते हैं हैश। ठीक है। अब आप चेक करें कि वहां से वो डिजाइनिंग चली गई होगी। ठीक है ना। और हम क्या जी करते हैं, जहाँ पे हमने क्लास 1 कॉल करवाई हुई थी, क्लास 1 कॉल करवाई थी, यहाँ पे दे देते हैं आईडी। कंट्रोल S करेंगे, चेक करेंगे, तो देखिए ये आईडी कॉल हो गई। ठीक है ना। और यानी कि सर आईडी आईडी और क्लास को हम एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस रख सकते हैं, जी या कर आईडी यूज सकते, करें या क्लास। जी जी कर सकते हैं। बस अपनी समझने के लिए, अपने समझने के लिए देखें, अब इधर भी मैं जाके क्या लगा सकता हूँ, आईडी लगा सकता हूँ। जी जी ये भी ऐसी हो गई। लेकिन हमने अपने समझने के लिए ये बात समझनी ये है कि आईडी हम वहां पे लगाएंगे जहां पे उसको एक आध दफा ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। और जी क्लास उसको बनाएंगे जिसको आप मल्टीपल टाइम यूज करेंगे। तो उससे आपको कोडिंग में आसानी हो जाती है, आपको समझ आ जाता है। अगर आईडी होती है तो आपको समझ में आ जाता है कि यार ये आईडी है, ये एक आध जगह ही कहीं यूज हुई होगी, और क्लास है तो वो मल्टीपल टाइम्स यूज हुई होती है। होगी। ठीक है। तो ये जी फर्क है सर। दोनों में। इसी तरीके से हम पैराग्राफ को डिजाइन कर लेते हैं। लेट्स से पी को डायरेक्टली डिजाइन कर लेते हैं यहाँ पर। और फॉन्ट फैमिली, अच्छा फॉन्ट पैराग्राफ के लिए हम बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, और कलर को ग्रे कर देते हैं, ये वाला ग्रे। ठीक है। और पैडिंग 5 px देते हैं।
ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं। और यहाँ पे फॉन्ट, हम अपने पास जो फॉन्ट है वो नहीं इस्तेमाल करते हैं, हम जाते हैं गूगल फॉन्ट्स पे। ठीक है, तो हम जाते हैं गूगल फॉन्ट्स, और यहाँ पे ब्राउज फॉन्ट्स पे जाएंगे, और लेट्स से कि ये वाला फॉन्ट है, ये हमें अच्छा लग रहा है, इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाके गेट फॉन्ट पे क्लिक करते हैं, और गेट इम्बेड कोड डाउनलोड नहीं करते, इम्बेड कोड करते हैं, क्योंकि हमें अपने उसके साथ इम्बेड करना है। तो यहाँ से ये कॉपी करेंगे आप, और इसको उठा के रख देंगे हेड सेक्शन। तो हेड सेक्शन में चले जाते हैं, स्टाइल से ऊपर रख देते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल एस, और बिल्कुल इसी तरीके से इसका CSS उठाते हैं। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, नॉर्मल, एक्स्ट्रा लाइट, थिन है, लाइट है, रेगुलर है, मीडियम है। तो हम कहते हैं कि रेगुलर सही रहेगा। ठीक है, तो ये रेगुलर वाला इसका उठा लेते हैं, और इसको हमें रखना पड़ेगा CSS के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ जाते हैं, और CSS में हमारे पास स्टाइल मौजूद है, तो हम इसको स्टाइल के टैग के अंदर यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ठीक है ना, समझ आ रही है ये बात गूगल फॉन्ट की? जी, उसकी समझ आइए, वो इम्ब कोड जो कॉपी पेस्ट किया उसकी नहीं है इधर। कौन सा कोड? इम्ब कोड जो जाके गूगल फॉन्ट से उठाया हमने, हाँ, देखो गूगल फॉन्ट से उसकी सी। दो चीजें की हैं गूगल फॉन्ट से। एक तो हमने उसके हेड सेक्शन में हमें जो लिंक चाहिए था, लिंक कॉपी किया है। दूसरी बात है, यहाँ पे जो CSS है वो कॉपी किया है। अब CSS में यहाँ पे बहुत सारे दे रहा था, थिन, एक्स्ट्रा लाइट, लाइट, रेगुलर, तो जो रेगुलर फॉन्ट है वो मैंने उठा लिया। ठीक है ना, लाइट के अंदर पतला होता है, बोल्ड के अंदर आपके पास बोल्ड होता है, तो मैंने लाइट वाला उठा लिया। अब अगर जाके मैं इसको पैराग्राफ को, अब हम जो है यहाँ पे दे देते हैं, पैराग्राफ अभी तक है नहीं हमारे पास, तो पैराग्राफ देते हैं। और पैराग्राफ में अगर आप LO लिखें तो ये आपको ये लॉरम का वो दे देता है, एंटर करते हैं तो ये डमी टेक्स्ट लिख देगा। कंट्रोल एस करें, चेक करें यहाँ पे जाके, तो देखें पैराग्राफ आपके पास आ गया। ठीक है ना, और पैराग्राफ आपको नज़र ठीक तरीके से आए, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए मैं ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक और दे दूँ पैराग्राफ। बस, तो ये 2 लाइन, तो ये आपके पास पैराग्राफ आ गया। और इसको थोड़ा सा समझ में आए हमें कि क्या काम हो रहा है पैराग्राफ में, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम ऊपर जाके पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे एंटर करके मार्जिन लेफ्ट 100 px और मार्जिन राइट 100 px दे सकते हैं। ठीक है ना, कंट्रोल एस करेंगे तो ये आपके पास इस तरीके से मार्क आपके पास आ गया। ठीक है ना, तो देखिए ये पैराग्राफ का जो फॉन्ट स्टाइल है, ये गूगल फॉन्ट है, आपको नज़र भी आ रहा होगा, चेंज है थोड़ा सा ये, हम जो और ऊपर काम कर रहे थे उससे। और ये हमने गूगल फॉन्ट से लिया है। कोई इशू हो तो इसकी वीडियो को दोबारा देखिएगा, आप समझिएगा, तो ये मसला आपका हल हो जाएगा। तो इस तरह से ना आप इंटरनल स्टाइलिंग करते हैं, गूगल फॉन्ट्स लगाते हैं। गूगल पे आप 2-3 फॉन्ट्स अलग अलग लगा के देख लीजिएगा, इसमें भी आप ज़्यादा काम करके चेक कर लीजिएगा। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो है ना, आप CSS प्रॉपर्टीज लिखेंगे तो 10,000 किस्म की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी आपके पास। आपने प्रॉपर्टीज को ट्राई करना है, कोई नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछिएगा। तो CSS प्रॉपर्टीज में देखेंगे आपके पास लिस्ट ऑफ CSS प्रॉपर्टीज आ गई।
तो ये अब इसमें 10,000 किस्म की हैं। ये जो 3 लिखा हुआ है इसका मतलब है ये कि ये CSS3 की प्रॉपर्टीज हैं, नई प्रॉपर्टीज हैं, पुरानी नहीं है। तो ये इसमें अब बहुत सारी हैं देखें। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि देखो ये सारी की सारी नेक्स्ट पेज भी है, ये सारी की सारी क्लास में नहीं हो सकती हैं। में से जो इम्पोर्टेंट है वो हम कर लेंगे, हम बेसिकली तरीक़ेकार हमें आ गया है। तो बाकी ये कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सर्च करते हो CSS को, देखते हो कि इसमें कौन सी CSS लगेगी और फिर उसको अप्लाई कर देते हो। ठीक है, तो कोशिश करें इसमें से जितनी की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप प्रैक्टिस कर लें। और अगली क्लास में फिर हम एक्सटर्नल CSS पढ़ेंगे और उसके अंदर अपना वेब पेज बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, जी सर ठीक। चलो मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। सर एक बार ना वो प्रैक्टिस जैसे करनी है इसकी, वो बता दें करनी क्या कैसी है उसकी समझ। क्या करनी है? ये इसकी प्रॉपर्टीज किस तरह जाके चेक करनी है? CSS की जी देखो सर। ना, देखो ये प्रॉपर्टीज आ रही है ना, ये जी प्रॉपर्टीज आ रही है ना। अब ये आपको कह रहा है कि लेफ्ट, तो ये आपको मार्जिन लेफ्ट करेगा। अच्छा, ये आपको कह रहा है कि फॉन्ट फैमिली ये हम यूज कर चुके हैं, फॉन्ट साइज ये हम यूज कर सकें, फॉन्ट हम यूज कर चुके हैं, फॉन्ट वेट के अंदर बोल्ड आ जाता है। अब जैसे ये है जस्टिफाई कंटेंट, इस पे आप क्लिक करें। ये आपको कह रहा है कि ये आपको कह रहा है कि ये क्या कर देगा, आपको आपके जो कंटेंट है उसको जस्टिफाई कर देगा। जस्टिफाई का मतलब ये है कि आपके पास जो इस कंटेंट आगे पीछे आ रहा होता है पैराग्राफ के अंदर, उसको जस्टिफाई ये आपके पास कर देगा। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास क्या है कि मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट आपने किया हुआ है। इसी तरीके से देखिए ऑपेसिटी है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ऑपेसिटी क्या करेगा आपकी जो है ना, जैसे ये इमेज है ना, अब इमेज के अंदर ये पी के अंदर ऑपेसिटी है, ऑपेसिटी यहाँ से उठा लेता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ और ऑपेसिटी को अपने पास यहाँ अप्लाई कर देता हूँ, किसमें, पैराग्राफ में। या यहाँ पे करूँगा तो ज़्यादा मेरे ख्याल से बेहतर तुम्हें समझ में आएगा। हेडिंग 1 में करता हूँ, ऑपेसिटी को 0.5 कर दिया मैंने। अब ये जो पहली हेडिंग थी ना, ये हमारे पास देखो, ये जो पहला पहला था उसकी ऑपेसिटी क्या हो गई, लाइट हो गई। समझ रहे हो, ऑपेसिटी ट्रांसपेरेंसी को ऐड करता है। जी सर। तो ये ऑपेसिटी से ये हो गया। तो इस तरह से ना CSS की प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी बहुत सारे। और आउटलाइन क्या करता है, आउटलाइन उसी तरह से होता है जैसे बॉर्डर होता है। ठीक है ना, आउटलाइन मैं करवा दूंगा आपको। तो इस तरह से इसके अंदर ना बहुत सारी CSS ओके सर समझ। दी हुई है। ठीक है, तो चलें एक क्लास में और उसकी ले लेता हूँ जिसमें ना CSS मजीद प्रॉपर्टीज हम कर लें, फिर उसके अगली क्लास से हम जो है वो एक्सटर्नल CSS करेंगे, या ये काम भी एक्सटर्नल CSS में ही देख लेंगे और फिर हम वेबसाइट फिर अगली क्लास से बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। इसके अलावा और कौन सी लैंग्वेज पढ़ेंगे सर HTML CSS के बाद? HTML CSS के बाद हम पढ़ेंगे बूटस्ट्रैप, और बूटस्ट्रैप के बाद हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट। नहीं, बूटस्ट्रैप से पहले जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे फिर बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे, या देख लेंगे वो कौन सी आगे पीछे क्या हमें ज़रूरत है। और हम फिर अगले चले ठीक। 1-2 क्लासेस के बाद से फिर बाकायदा वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे ना, उसी में चीज़ें आगे सीखेंगे। ठीक है, ओके चलो, अल्लाह हाफिज़। सर।